ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ डायलिसिस। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि सर डायलिसिस का वीडियो डालिए, तो डायलिसिस का वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस में हम लोग दो टाइप की डायलिसिस होती है बेटा। एक डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे अलग अलग समय पे। ठीक है, ओके। सबसे पहले चीज़ हम लोग ये सीखते हैं कि डायलिसिस है क्या। डायलिसिस इज़ अ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु आर इन ESRD, यानी कि ज़िंदगी बचाने के लिए है डायलिसिस उन पेशेंट्स के लिए जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में है, जिनका रीनल फंक्शन जो है अब ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब उनको डायलिसिस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो डायलिसिस को होल लाइफ पे भी डिपेंड रह सकते हैं, और अगर एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो डायलिसिस एक टाइम बिंग के लिए होती है बस। और जैसे ही किडनी का फंक्शन रिगेन हो जाता है, जो सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं, इट रिप्रोड्यूस किडनी फंक्शन बाय अलाउिंग कंसनट्रेटेड सब्सटेंस टू पास फ्रॉम ब्लड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर एक्सक्रीशन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हीमोडायलिसिस मशीन में होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसी को एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करके और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट रिप्रोड्यूस किडनी फंक्शन, यानी कि अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है बेटा, तो उस एक्यूट रीनल फेलियर में भी किडनी ये क्या होता है, डायलिसिस करते हैं, दैट इज़ फॉर टाइम बीइंग। तो डायलिसिस दो टाइप से हो जाती है, एक हो जाती है परमानेंट जो हमेशा करना लाइफ लॉन्ग, और दूसरी हो जाती है क्या कि टेम्परेरी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस नहीं जो होती है वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी नहीं मिल जाती है। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हीमोडायलिसिस की मशीन में बनाया जाता है, मतलब वो ऑलरेडी बनी रहती है। उसी के थ्रू ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वो रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उसमें वो क्या होती है, चली आती है। ठीक है, फिर डायलिसिस इज़ यूज टू एक्सक्रीट। डायलिसिस को यूज़ क्यों किया जाता है, टॉक्सिन्स और पॉइजन्स के लिए। टॉक्सिन ये ड्रग टॉक्सिन्स भी हो सकती है, ठीक है, या दूसरी टॉक्सिन्स भी हो सकती है, और पॉइजन्स। ठीक है, या इंटेंशनली किसी ने खा लिया हो या एक्सीडेंटली खा लिया हो, बहुत ज़्यादा दवा खा ली हो, उस दवा का टॉक्सिन्स हो गया हो, तो इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स जो होती है बेटा वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, लेकिन डायरेटिक्स में प्रॉब्लम एक ये हो जाती है कि उससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने का खतरा रहता है। तो ऐसे पेशेंट को उस पर डाल दिया जाता है डायलिसिस पे, जिससे टॉक्सिन्स और पॉइजन्स निकल जाए। सो दिस इज टेम्परेरी टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंसेस। तो जो एसिड बेस वो होता है, इम्बैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का और फ्लूइड का और ब्लड के एसिड बेस में जो डिस्टर्बेंस आ जाता है, उस डिस्टर्बेंस को भी रिमूव करने के लिए डायलिसिस यूज़ करी जाती है। टू करेक्ट फ्लूइड इम्बैलेंसेस, अगर फ्लूइड इम्बैलेंसेस हो गया, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है यूरिन के थ्रू क्योंकि किडनी फंक्शन बंद है, तो उसको भी डायलिसिस तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नाउ टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, यानी कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं, उस खाना खाने से जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, खासकर अमोनिया जो होता है वो लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मान लो लीवर में गड़बड़ है तो अमोनिया क्या होती है, यूरिया में कन्वर्ट नहीं होती है। तो अमोनिया इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, दीज ऑल आर द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड के अंदर भरे रहते हैं तो उसी से क्या होता है बेटा, एसिड और बेस का इम्बैलेंसेस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंसेस हो जाता है। ठीक है, डायलिसिस का जो प्रिंसिपल है, फोर्थ पॉइंट हमारा है, वो तीन उस पर काम करती है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस और तीसरा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और जो डिफ्यूजन है ये हीमोडायलिसिस के लिए यूज़ होता है, और जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों है ये पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो डायलिसिस दो टाइप की है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्योंकि वो मशीन से काम होता है तो उसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में क्योंकि पेशेंट की खुद की पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइज़र डाला जाता है और वहाँ पर ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को ही यूज़ करती है। हम लोग डिटेल करेंगे जब हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल है डायलिसिस का जिस पे मशीन काम करती है। पहला
और जो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब आप समझते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बोलने से ये मेटाबॉलिक वेस्ट यानी ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये जो ब्लड के अंदर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो इट मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन, ब्लड में जो हायर कंसंट्रेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट का, और टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो डायलाइज़र है, जो फ्लूइड यूज़ करते हैं हेमोडायलिसिस के लिए, उसमें इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल नील होता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये आसानी से बाहर निकल आती। सपोज दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और पेशेंट का ब्लड इसके अंदर आ रहा है, जो जहाँ पर कि हाई कंसंट्रेशन है किसका, सब्सटेंसेस का या पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स बोले तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो सॉलिड्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। तो जब ये यहाँ पर घुसता है बेटा मशीन के अंदर, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, और यहाँ पर जो डायलाइज़र होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नील या नेग्लिजिबल कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं, इस ये अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वहाँ नहीं होता। तो जिधर पानी होता है उधर ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और ब्लड हमारा ऐसे प्योरीफाई हो जाता है। तो डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये नॉर्मली हमारी सेल्स के अंदर भी होता है, और चूंकि अभी किडनी का फंक्शन एकदम ख़त्म हो चुका है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में आ चुकी है, या मान लो एक्यूट रीनल फेलियर है, या टॉक्सिन से, पॉइजनिंग से, जो भी है, उस कंडीशन में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो मशीन में लगा हुआ है, उससे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है। यानी कि ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, दिस इज़ द फ्लूइड, फ्लूइड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर चूंकि फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है, और जो डायलाइज़र है उसका कंसंट्रेशन पानी का बहुत ज़्यादा है, तो लोअर कंसंट्रेशन से पानी किधर की ओर भागेगा, हायर कंसंट्रेशन की ओर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिल्कुल ही अलग है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में भी होता है, नेफ्रॉन में भी होता है। वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। अगर आप ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो ग्लोमेरुलस ये एक नेफ्रॉन होता है बेटा, इस नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है दैट इज़ अ आर्टरी, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही प्रेशर को आर्टिफिशियली कहाँ पर क्रिएट किया जाता है, मशीन के अंदर, और इससे भी फ्लूइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर ना ही हायर कंसंट्रेशन है, ना ही लोअर कंसंट्रेशन है। अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड हमको हटाना है तो मशीन के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे और जो बचा कुचा फ्लूइड है जो हमें नहीं चाहिए ब्लड वेसल में, वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस बेटा 3 चीज़ पे डिपेंड करते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Diffusion and ultrafiltration is used in hemodialysis, whereas diffusion and osmosis is used in peritoneal dialysis, क्योंकि peritoneal dialysis में पेशेंट की पेरिटोनियम मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए वहाँ पर ही क्या बोलते हैं, प्रेशर जो ग्रेडियंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इज़ दिस क्लियर? सो आई थिंक दिस इज क्लियर है ये, ठीक है। इसको रब करेंगे, पॉज करके आप लोग लिख लेना। चलो अब हम देखते हैं डायलिसिस के 2 टाइप होते हैं। हम उन टाइप्स पर लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये है कि ब्लड कैसे निकाल के मशीन में डाला जाएगा, ठीक है। तो डायलिसिस बेटा 2 टाइप की होती है, वन इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस एंड वन इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो द हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो अभी पेरिटोनियल डायलिसिस की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के ही पेरिटोनियम कैविटी में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कोई ब्लड हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। बस वहाँ पर हमको डायलिसिंग एजेंट डालना है वहाँ पर ही। हम हीमोडायलिसिस की बात करेंगे। हीमोडायलिसिस में क्या एसेस होना चाहिए, एसेस मतलब ये होता है कि ब्लड कैसे निकल के मशीन में आएगा, ठीक है। एसेस मेथड्स टू एसेस द पेशेंट ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम जो है या खून कैसे मशीन के अंदर आएगा, इसका बेटा 2 तरीका होता है। पहला होता है एवी शंट
दिस इज़ टेम्परेरी। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेम्परेरी है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे नहीं रहना है। या फिर हम लोग यूज़ करते हैं एवी फिस्चुला या आर्टरियोवीनस फिस्चुला, ठीक है। ये उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिसको लॉन्गर डायलिसिस करनी पड़ती है जब तक उसका रीनल ट्रांसप्लांट ना हो जाए। सो दिस इज़ फॉर ARF, एक्यूट रीनल फेलियर के लिए हम लोग एवी शंट यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि जब जिस पेशेंट का लंबा भी चलना है डायलिसिस और उसका एवी फिस्चुला बनाया गया है, तो वो फिस्चुला बनने में और वो फिस्चुला हील होने में टाइम लेता है। सो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, एवी शंट यूज़ करते हैं टिल मेच्योर ऑफ एवी फिस्चुला। तो जब तक एवी फिस्चुला मेच्योर ना हो जाए तब तक भी एवी शंट यूज़ करते हैं, मगर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है टेम्परेरी फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते बेटा, फोराम यूज़ करते हैं, फोराम भी यूज़ कर सकते हैं और लेग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा थंब है, तो यानी यहाँ पर ये क्या है, रेडियल आर्टरी है। दिस इज़ द रेडियल आर्टरी, ऐसे समझ लो इसको। यहाँ पर क्या है, रेडियल आर्टरी है, और यहाँ पर क्या है, बड़ी सी वेन है। अब दोनों में तुमको डिफरेंस मैं एक साथ बता देता हूँ। यहाँ भी यही हाल है, देखो उंगली ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। ऐसे बना दो ताकि तुम्हें डिफरेंसेस पता चलता रहे। इज दिस क्लियर? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में रेडियल, दोनों की आर्टरी जो है और वेन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, दोनों दूर ही दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक वो डाल दिया जाता है कैथेटर, एक कैथेटर डाल दिया जाता है दोनों में, ठीक है। एक ये कैथेटर डाल दिया जाता है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है ये कैथेटर, या ठीक है, दिस इज़ द कैथेटर। और ये कैथेटर यहाँ पर ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब जब मशीन में डाला जाता है बेटा, तो यहाँ से कैप खोल दो, कैप जैसे ही खोलो तो भड़बड़ा 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 करके ब्लड किस में चला जाएगा, तो आर्टरी का ब्लड किस में जाता है, हीमोडायलिसिस मशीन में। HDM मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हीमोडायलिसिस मशीन में जाता है, वहाँ से प्यूरिफाई होके ब्लड किस में वापस आता है, वेन में। तो ऐसे मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोडायलिसिस मशीन है, आर्टरी में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आर्टरी से किस में ले लिया जाता है, हीमोडायलिसिस मशीन में। और जब वहाँ से प्यूरिफाई हो जाता है तो भैया बॉडी के अंदर वापस भी तो जाना है ना, सारा खून मशीन में ले लोगे तो मरीज तो मर जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो वेन होती है, यहाँ से क्या करते हैं, प्योरीफाइड ब्लड को इसके अंदर डाल देते हैं। मेरी बात समझ गए, ठीक है। और जब डायलिसिस ख़त्म हो जाती है तो इन दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दो, तो होता क्या है, फिर ब्लड ऐसे गोल गोल घूमता ही रहता है। ब्लड ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर सिस्टम में आएगा घूम के, फिर रेडियल आर्टरी में आएगा। इससे ये रहता है कि इसकी पेटेंसी क्या होती है, बनी रहती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी क्लॉट भी हो जाता है, तो इसके अंदर हिपैरिन का इंजेक्शन डाल के छोड़ दिया जाता है जिससे कि ये क्लॉट ना हो। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो इसको बेटा ARF के लिए यूज़ किया जाता है। अगर बहुत जल्दी इमीडिएट पॉइजनिंग वगैरह हो गई उसके लिए एवी शंट को यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये फिस्चुला बनाएंगे तो महीना भर लग जाता है, ठीक है। नाउ अब एवी फिस्चुला क्या है? एवी फिस्चुला जिन पेशेंट्स को लंबा डायलिसिस चलना है, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, और जब तक पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो जाता, उसको किडनी नहीं मिल जाती, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, तब तक पेशेंट इस पर क्या होता रहता, चलता रहता। अब यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ द रेडियल आर्टरी, दिस इज़ द सिफेलिक वेन, ठीक है। अब ये आर्टरी और वेन को यहाँ पर ही कट करके सील दिया जाता है, और देखो ये स्पेस बन जाता है, बन गया। अब जब डायलिसिस करना होता है तो एक नीडल इसमें डाला जाता है, नीडल बात करें, ठीक है, और एक नीडल इसमें डाला जाता है, ठीक है। फिर इसको जो पाइप्स होते हैं उस पाइप्स के जरिए क्या करते हैं, इस मशीन में डाल दिया जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर वही बात है, ये रेडियल आर्टरी, यहाँ से प्रेशर से ब्लड जाएगा मशीन के अंदर, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये निकल के किस में चला जाएगा, वेन में ऐसे करके चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर क्लॉटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं,
ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कैथेटर पड़ा ही रहता है। फिर अगली बार पेशेंट आएगा तो फिर नॉब खोलेंगे, फिर डालेंगे, तो ये एक थोड़ी सी अनस्टेरल टेक्निक हो जाती है, इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, अपनी जगह से हट भी सकता है, डिसलॉज भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं डिसलॉज होगा, क्योंकि ये स्किन के अंदर रहता है। जब भी पेशेंट उसके लिए आता है डायलिसिस के लिए, तो उसमें नीडल डालो, आर्टरी से ब्लड लो, हीमोडायलिसिस मशीन में, यहाँ पर सेमी परमेबल के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, इसमें डायलाइजिंग एजेंट होता है जिसे डायलाइज़र बोलते हैं, ठीक है। वो भी बात करेंगे हम लोग। डायलाइज़र होता है, और ये डायलाइज़र क्या करता है बेटा, यहाँ से जब वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है, एक्सेस फ्लूइड निकल आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस वो हो जाता है, ठीक हो जाता है, और क्या बोलता है, मेटाबॉलिक वेस्ट निकल आता है, तो जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो ब्लड निकल के और इसी उससे सिलिकॉन कैनुला से किस में चला जाता है, वेन में चला जाता है। सो दिस इज़ द एसेस, या कैसे पेशेंट को हम लोग एसेस करते हैं, मतलब उसका ब्लड को मशीन में डालने के लिए। तो दो तरीका है, एवी शंट बना दो, दैट इज़ टेम्परेली, और एवी फिस्टुला, दिस विल यूज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम। कभी कभी फिस्टुला फेल भी हो जाता है, तो फिर दूसरा फिस्टुला बनाना पड़ता है। तो डायलिसिस के लिए, हीमोडायलिसिस के लिए आर्म में, फोर आर्म में भी एसेस कर सकते हैं, और लेग्स में भी एसेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फोर आर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको सेव करना या इसको बचाना बहुत आसान होता है, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर ऐसे तो टाइप्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से हम लोग शंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के अपने को खैर खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द डायलिसिस। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा हीमोडायलिसिस के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि हीमोडायलिसिस कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी क्लास में हीमोडायलिसिस के लिए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तो अगर आपको ये समझ में आया है, और समझ में आने के बाद आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो बेटा इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।